आज फिर हम लोग भारतीय इतिहास भाग 1 के जो दूसरा चैप्टर है उसको लेकर के चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में या पिछले कक्षा में इस प्लेटफॉर्म पर पिछले कक्षा में हम लोगों ने राजा किसान और नगर चैप्टर से जो किस प्रकार से 6ठी शताब्दी में स्रोत बहुत अधिक मात्रा में हमारे पास उपलब्ध हो जाते हैं या इतिहासकारों के लिए भारतीय इतिहास को अच्छे से उसकी एक तरह से प्रमाण सहित जानकारी प्रदान करने के लिए स्रोत अधिक मात्रा में मिल जाते हैं, चाहे वह अभिलेख के रूप में हो, चाहे वह ग्रंथ के रूप में हो, चाहे वह विदेशियों का भारत में आगमन के बाद उनके द्वारा लिखे गए किताबों के माध्यम से हो। तो इससे हम देख रहे हैं कि एक इतिहासकारों के लिए बहुत सहज हो जाता है कि हमें जानकारी वो दे पाए। हमारा चैप्टर है यह 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच का है, इसी पीरियड से जुड़ा हुआ है। इसी में राजा, किसान और नगर, इनमें क्या क्या परिवर्तन हो रहे थे इसकी चर्चा हम करते हैं। पाटलिपुत्र में एक नए वंश की स्थापना होती है 321 में। उस वंश का नाम है मौर्य वंश। इससे पहले महाजनपद में मगध सबसे अधिक शक्तिशाली था। शक्तिशाली के साथ साथ वहाँ पे कई सारे वंशों ने शासन किया था, जिसमें हर्यंक वंश का नाम लिया जाता है, नंद वंश का नाम लिया जाता है। लेकिन किसी ने स्थायी शासन प्रदान नहीं किया था। स्थायी शासन प्रदान नहीं किया था। दूसरी बात है कि प्रजा कल्याण से जुड़े हुए कार्य भी संभव नहीं थे उस समय। आपस में युद्ध करना या कुछ क्षेत्रों को जीत करके संतुष्ट हो जाना, या कह सकते हैं कि पिता की हत्या करना जैसा अजातशत्रु ने किया था इत्यादि। तो ऐसे कार्य महाजनपद के पीरियड में हो रहे थे। लेकिन मौर्य वंश की जब स्थापना 321 ईसा पूर्व में हो जाती है, उसके बाद इसका बहुत अधिक विस्तार होता है। मौर्य वंश ने ही आने वाले समय में भारतीय इतिहास को एक मार्ग प्रदान किया, एक ऐसी दिशा दिखलाई जिस पर हम आने वाले समय में देखेंगे कि बहुत सारे वंश, चाहे गुप्त हो, वर्धन हो, राजपूत हो या भविष्य के और सारे वंशों ने उससे कुछ न कुछ सीख लेकर के यहाँ शासन किया। मौर्य वंश को जानने के लिए हमारे पास स्रोत पर्याप्त मात्रा में है, क्योंकि इस समय कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना कर दी थी। कुछ पुराण के माध्यम से भी हमें जानकारी मिलती है, जिसमें वायु पुराण का नाम लिया जाता है। इसमें जातियों के विषय में बताया गया है कि मौर्य वंश की क्या जाति थी या उसकी उत्पत्ति किस जाति से हुई थी। विदेशी विवरण में इसी समय मेगास्थनीज का आगमन होता है, जो यूनान से आता है भारत। उसने इंडिका नामक एक पुस्तक की रचना की है, जिसमें मौर्य साम्राज्य के समाज के विषय में जानकारी हमें मिलती है। यहाँ के शिल्पकार, किसान, व्यापारी इत्यादि के बारे में जानकारी हमें मिलती है। अभिलेख से भी हमें इस वंश के सुधारों या सकारात्मक पक्षों के बारे में जानकारी मिलती है। और अभिलेख बड़ी मात्रा में अशोक के समय में हमें देखने को मिलता है। और अभिलेख के माध्यम से हम साम्राज्य की सीमा भी तय कर पाते हैं, या अशोक के धर्म को जान पाते हैं, या अशोक के द्वारा जो कलिंग युद्ध किया गया था उसके बारे में हम जान पाते हैं। तो इससे जुड़ा हुआ प्रश्न इस प्रकार से परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मौर्य वंश को जानने के क्या क्या साधन हैं, या मौर्य वंश के इतिहास के साधनों पर एक टिप्पणी लिखिए। ये 2 या 3 नंबर का प्रश्न आता है, 3 नंबर का अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो हमें उसमें यही बताना है, पहले अर्थशास्त्र से पहले बताना है ये कि मौर्य वंश की स्थापना पाटलिपुत्र में किस प्रकार से होती है। घनानंद को मार करके चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना करता है। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक है, जो अत्याचारी था। उसने कौटिल्य का अपमान किया था, और कौटिल्य उसी अपमान का बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को हथियार बना करके पाटलिपुत्र पर घनानंद के स्थान पर मौर्य वंश की स्थापना करवाता है। ये बताना है। साधन में हमें पुराणों के माध्यम से जानकारी, चंद्रगुप्त मौर्य के उत्पत्ति के विषय में जानकारी मिलती है कि किस जाति का था, किस समुदाय का था। अर्थशास्त्र से हमें राजा के कर्तव्य और उसी राजा के चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन ही
जो अधिकारी शब्द है जिसके माध्यम से शासन चलाया जाता था उसके बारे में जानकारी हमें मिलती है। अर्थशास्त्र से ही कर इत्यादि के बारे में जानकारी हमें मिलती है। मेगास्थनीज तीसरा जो हमारा साधन होगा वो होगा मेगास्थनीज की रचना इंडिका। इस इंडिका के माध्यम से ही यहाँ के शिल्पकार, व्यापारी, महिलाओं की स्थिति, गुप्तचर, ये सब जानकारी हमें मिल पाती है। ये हमें बता देना है। इससे जुड़ा हुआ प्रश्न जो मौर्य साम्राज्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है वह यह अभी आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों को बताइए। यदि ऐसा प्रश्न आता है तो उसमें हमें इस प्रकार से लिखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में किस प्रकार से ब्राह्मण को मार करके नए वंश की स्थापना की। उसकी उपलब्धियों को 2-3 तरह से हम देखते हैं। उपलब्धि एक तो कला वाला पक्ष है कि उसने क्या कोई पुस्तक की रचना की है, क्या कोई धर्म का प्रचार किया है, क्या कोई अभिलेख लिखवाए हैं, या क्या उसने कुछ नया मंदिर मठ इत्यादि बनवाए हैं, विहार स्तूप इत्यादि बनवाए हैं। तो इस तरह से एक कल्चरल जो एक सांस्कृतिक उसकी जो देन है उसको भी हम उपलब्धि में लेते हैं। दूसरा प्रशासन में क्या परिवर्तन हुआ है, या प्रशासन को चलाने के लिए उसने कौन कौन से नए नए कार्य किए हैं, ये भी एक उसकी उपलब्धि आ जाएगी। और तीसरी बात आती है युद्ध, क्या उसने कौन कौन से युद्ध किए हैं। तो तीनों यदि हम जोड़ करके थोड़ा सा लिखेंगे तो अच्छा उत्तर हो पाएगा। उपलब्धि, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धि के बारे में बताइए। तो पहले हमें युद्ध लिखना है कि कौन कौन से उसने युद्ध किया था। पहला युद्ध यही किया था उसने कि पाटलिपुत्र में नंद वंश के शासक घनानंद को हराया था। दूसरा युद्ध उसका जो हुआ था वो सेल्यूकस निकेटर के साथ हुआ था, जिसमें यूनानी शासक था सेल्यूकस निकेटर। तो सिकंदर के आक्रमण के बाद वो आता है और उससे लड़ाई लड़ता है चंद्रगुप्त मौर्य से, और उसका लाभ यह होता है कि वैवाहिक संबंध कायम होता है। सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। इसके बाद दहेज में वह बहुत सारा अश्व, हाथी या मुद्राएं इत्यादि देता है, और उसी में मेगास्थनी जो भारत आता है भ्रमण करने के लिए सेल्यूकस निकेटर के द्वारा ही भेजा जाता है। ये एक उसकी उपलब्धि होती है, सेल्यूकस निकेटर को हराता है और अफगानिस्तान के कुछ इलाकों को जीत करके एक सीमा तय करता है कि जो पश्चिम उत्तर का प्रांत है, क्षेत्र है, वहाँ तक ये अपना शासन फैला पाता है। तीसरी इसकी उपलब्धि यह आती है कि सिकंदर के बाद जो 326 ईसा पूर्व में भारत में अटैक किया था सिकंदर ने, यूनानी शासक था जिसने, उसके बाद उसके कुछ अधिकारी यहाँ रह गए थे और उससे भी इसका छिटपुट सामना होता है और ये सबको पराजित करने में सफल रहता है या उससे अपनी राज्य की रक्षा करने में सफल रहता है। ये तीन उपलब्धियां इसके युद्ध से जुड़े हुए हुए। प्रशासन में इसने किस प्रकार से चार प्रांतों के माध्यम से शासन किया था, जिसमें कि तक्षशिला, तोशली, उज्जैनी और सुवर्णगिरी। प्रशासन के विषय में जब भी हम लिखना शुरू करते हैं तो पहले यह बताना है कि इस समय का जो काल था, इस समय का जो समय था, इसमें प्रजा कल्याण या जनता के हित के लिए क्या क्या कार्य कर सकते हैं, इस पर जोर दिया गया था। क्योंकि अभी भी धर्म के द्वारा ही राजा के कर्तव्य निर्धारित किए जा रहे थे और उसी को फॉलो करते हुए अर्थशास्त्र ने भी, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, उसने भी राजा को प्रजा के हित में कार्य करने की बात की है। प्रशासन को 3 स्तर पे हम बांट देते हैं कि एक तो प्रांत का जो शासन था, पहले राजधानी का जो शासन था, राजधानी में किस प्रकार से शासन चलाया जाता था। दूसरा, प्रांतों 4 बांटे गए थे, उसका क्या शासन था। तीसरा, गांव में किस प्रकार शासन चलाया जा रहा था, या मुखिया का क्या रोल रहता था, गांव में किसानों के साथ कैसा बिहेव किया जाता था, या किसानों के माध्यम से जो कर दिया जाता था वो किस रूप में होता था, या उसके किसानों से जुड़े हुए कृषि उत्पादन में, खेती इत्यादि में राजा की ओर से क्या मदद दिया जाता था और वो किस प्रकार से वो मदद उस तक पहुंच पाता था, उसके कौन से अधिकारी होते थे, ये सब बातें उसमें रहती हैं। प्रशासन में ही हम देखेंगे कि कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र जिसने लिखा है, उसने अधिकारियों का उल्लेख किया है अपने ग्रंथ में। वो अधिकारी
कई रूप में थे। कुछ अधिकारी ऐसे थे जो सीमा पर रक्षा करते थे ताकि बाहरी आक्रमण के समय में राजा को सूचना दी जा सके। कुछ अधिकारी ऐसे थे जो कर वसूलने का कार्य करते थे। कुछ अधिकारी ऐसे थे जो कानून लागू करने के लिए कानून को लागू करते थे या अपराध पर नियंत्रण रखने के लिए न्यायाधीश का कार्य करते थे। कुछ अधिकारी ऐसे थे जो राजमहल में रह करके राजा के खर्चों का हिसाब किताब वो रखते थे। कुछ अधिकारी ऐसे होते थे जो एक सेनापति का कार्य करते थे। तो इस प्रकार से अधिकारी लगभग होते थे। लगभग 26 मुख्य अधिकारियों की बात और कौटिल्य ने की है जो तरह तरह के कार्य किया करते थे। सेनापति हो या संधि करने वाला अधिकारी हो या न्याय करने वाला अधिकारी हो, न्याय भी कई प्रकार से होता था, या फिर कर इकट्ठा करने वाला अधिकारी हो, गांव का शासन देखने वाला अधिकारी हो, मुखिया इत्यादि। 4 प्रांत इसलिए भी बनाए गए थे क्योंकि प्रांत बनाने के पीछे मुख्य रीजन यह भी था कि साम्राज्य पर पूरी पकड़ रह सके, और इसी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए उसने जो 4 प्रांत अलग अलग क्षेत्र के थे। जो पश्चिम में तक्षशिला का प्रांत था, बीच का जो क्षेत्र था वहाँ पे हम देखते हैं मध्य वाला भाग जो था उसमें उज्जैनी को यह केंद्र बनाता है, या तोसली उड़ीसा में जो पड़ता है उसको यह केंद्र बनाता है। उसका एक कारण यह भी था कि प्रशासन मतलब संपूर्ण साम्राज्य पर नियंत्रण हो सके। दूसरा कि उसी प्रांत से जुड़े हुए व्यापार यदि होते थे, व्यापार का मुख्य केंद्र होता था, तो उस पर भी अच्छे से नियंत्रण हो पाए, या व्यापार के लिए ही एक मुख्य केंद्र था तो उसकी निगरानी सही से हो पाए, इसलिए उसको केंद्र बनाया। तीसरी बात यह थी कि वो संपन्न था, चाहे शिक्षा के मामले में हो, चाहे विशेष शिल्पकार के मामले में हो, या विशेष उद्योग के मामले में हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके उसने 4 प्रांत बनाए थे। जैसे सुवर्णगिरी सोने के लिए प्रसिद्ध था, तक्षशिला शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। तो ये सारे 4 प्रांत थे, इस उद्देश्य से बनाए गए थे। तो प्रशासन में इस तरह से हमें लिख देना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जब भी हम लिखना शुरू करेंगे कि मौर्य प्रशासन के बारे में बताइए, तो यदि ऐसा पूछ दिया कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन का उल्लेख कीजिए, तो बस युद्ध और जो उसके प्रशासन है वो हमें बता देना है। कौन कौन से युद्ध किए और प्रशासन को कैसे चलाने के लिए उसने कौन कौन से अधिकारी की नियुक्ति की, ये हमें बता देना है। यदि प्रश्न इस तरह से आता है कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का वर्णन कीजिए, तब फिर अशोक के भी कुछ गतिविधि को हम शामिल कर देंगे। अशोक के समय में कुछ गतिविधि इस तरह से कि वो बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहा था, तो उस धर्म को प्रचार करने के लिए या राजा से अधिक नज़दीक जुड़ने के लिए उसने कुछ विशेष अधिकारी की भी नियुक्ति की थी, जो 5 वर्ष में या प्रत्येक साल वो घूम घूम करके जनता की समस्याओं को जानता था। जिसमें एक अधिकारी का नाम आता है महामात्र का नाम आता है, राजुक का नाम आता है। ये सारे अधिकारी थे जो उनको देखा करते थे, निरीक्षण किया करते थे। तो ये इसको भी हम ऐड कर देंगे उसमें। अब जो तीसरा प्रश्न हमें इस तरह से भी पूछे जाते हैं कि राजा के धर्म या राजधर्म के बारे में बताइए। ऐसा पूछा जा सकता है कि 6ठी शताब्दी में राजधर्म के सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए, या राजधर्म क्या था, या उससे हम क्या समझते हैं। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। 2-3 नंबर के प्रश्न बहुत होगा तो 3 नंबर का प्रश्न पूछेगा। इस तरह से 3 नंबर का प्रश्न हो सकता है। इसको जब भी हम लिखेंगे तो उसमें हम पहले ये समझेंगे कि राजधर्म है क्या। राजधर्म जैसे ही हम उसको प्रकट करते हैं या उल्लेख करते हैं, तो हमारे सामने सीधा यही आता है निकल करके कि राजा के धर्म क्या है, उसके कर्तव्य क्या है, या राजा अपने आप को किस प्रकार से प्रस्तुत करता था और उसका संबंध उसके कर्तव्य निष्ठा इत्यादि से किस प्रकार से था। 6ठी शताब्दी में देख रहे हैं हम कि पूरे भारत में, मौर्य में तो अफगानिस्तान का इलाका, आंध्र प्रदेश का इलाका, उड़ीसा का इलाका, बिहार का इलाका, ये सारे क्षेत्र उसमें उसके साम्राज्य में थे। लेकिन इसके अलावा भी जो साउथ, जो दक्षिण का क्षेत्र था, वहाँ पे भी 2-3 राजवंश
शासन कर रहे थे, जिसमें कि चोल, पांड्य इत्यादि का नाम लिया जाता है, वो सरदार के रूप में कार्य कर रहे थे। और वो जब हम संगम का पीरियड पढ़ते हैं या संगम की बात हम करते हैं तो उसका सीधा संबंध दक्षिण भारत से था। दक्षिण भारत में ही एक वंश और था, सातवाहन। दक्षिण भारत में जो चोल, चेर और पांड्य थे, ये एक नियमित कुछ वर्षों पे एक संगम का आयोजन करते थे। उसमें उस समय के जो कवि लेखक होते थे वो अपनी किताब पुस्तकों को उस संगम में पढ़ते थे या प्रस्तुत करते थे। तो उस संगम से भी उस समय के दक्षिण भारत के इतिहास को हम समझ सकते हैं। दूसरा कि सातवाहन के बारे में भी हमें जानकारी इस प्रकार से मिलती है कि उसके अभिलेख मिले हैं बहुत सारे, और सातवाहन में मातृसत्ता या महिलाओं को ऊंचा स्थान प्राप्त था और महिलाओं ने शासन भी किया था, ये हमें जानकारी मिलती है। इसी समय हम देखेंगे कि उत्तरी भारत में कुछ विदेशी लोग भी आकर के यहाँ शासन करते हैं, विदेशी आक्रमणकारी भी आकर शासन करते हैं। उसमें कुषाण का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, कुषाण, शक इत्यादि। तो अब हमारे सामने जो राजधर्म को हम लिखने जाएंगे तो हमें दक्षिण के राजा के क्या सिद्धांत तो उसको भी थोड़ा ऐड करना है। हमें उत्तरी भारत में जो विदेशी आए थे उन्होंने क्या क्या नई नई विधियां राजधर्म को प्रकट करने के लिए, राजधर्म को व्याख्या करने के लिए प्रस्तुत की थी, उसको भी हमें ऐड करने हैं। और सातवाहन के द्वारा, गुप्त के द्वारा कौन कौन से सिद्धांत दिए गए थे उसको भी हमें शामिल करना है। राजधर्म से जब भी प्रश्न आता है तो हमें स्पष्ट इस प्रकार से लिखना है कि राजधर्म के सिद्धांत की जानकारी हमें ग्रंथ के माध्यम से होती है। उत्तरी भारत में कुछ लेख भी लिखवाए गए थे जिसमें राजधर्म के संबंध की, राजधर्म का उल्लेख किया गया था। दो तीन तरह से हम राजा के धर्म को या राजधर्म को हम समझ सकते हैं। पहला यह था कि जो कुषाण वंश के लोग थे उन्होंने राजधर्म को देवताओं से जोड़ करके बताया या स्वयं को देवता का पुत्र कहा, देवपुत्र कहा। जैसे कि कुषाण वंश का शासक जो कनिष्क था उसने देवपुत्र स्वयं को कहा था। या सिक्कों में स्वयं का चित्र छपवाना या कुछ वैसा आदर्श वाक्य लिखना इत्यादि हो रहे थे। गुप्त काल में जो गुप्त शासक थे उन्होंने क्या किया कि सिक्कों पर अपना चित्र वीणा बजाते हुए या जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है जो लिखवाया है चंद्रगुप्त मौर्य ने हरिशैन के द्वारा, प्रयाग में, इलाहाबाद में जो लिखा गया है, उसमें स्वयं को देवता के समान बताया है। उसमें इंद्र के साथ तुलना किया गया, वरुण के साथ तुलना किया गया है, अग्नि के साथ तुलना किया गया है और देवताओं के साथ तुलना कर करके स्वयं को उस योग्य बताने की कोशिश की गई है। तीसरा जो राजधर्म को प्रकट करने का जो उस समय के शासकों का तरीका था वह यह था कि अभिलेखों में विशेष नाम जोड़ करके अपने आप स्वयं को शामिल करते थे। जैसे कि अशोक ने देवा नाम प्रिय ये उपाधि धारण की थी। तो इस तरह से राजधर्म को हम अभिलेखों के द्वारा कैसे बताया गया था या कुषाणों ने किस प्रकार से प्रकट किया है या गुप्त के शासनकाल में अभिलेख के द्वारा क्या बताया गया है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। राजधर्म से जब जुड़ा हुआ प्रश्न आएगा तो उसमें दक्षिण के राजाओं के द्वारा राजधर्म कैसे क्या बताया गया वो बताना है, उत्तरी भारत में कुषाणों के द्वारा राजधर्म के बारे में क्या बताया गया वो बताना है, गुप्त के द्वारा क्या बताया गया वो बताना है। इस तरह से उत्तर संक्षेप में हो जाएगा। अब जो बात आती है हमारी कि किसान नहीं, एक प्रश्न और आता है अशोक के धर्म, इससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इससे जुड़ा हुआ जब प्रश्न यदि पूछा जाता है तो उसको हमें इस तरह से लिखना है कि ये बहुत होगा तो 3 नंबर का प्रश्न हो सकता है कि अशोक का धर्म क्या है। ऐसे प्रश्न पूछे भी गए हैं 2 साल के प्रश्न पत्र में। तो उसमें हमें यही बताना है कि अशोक कौन था। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो बिंदुसार शासक बनता है उसके बाद यह राजा बनता है। अशोक की मुख्य उपलब्धि यही थी कि उसने कलिंग का युद्ध किया था और उसमें बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों की हत्या के बाद या बंदी बनाने के बाद उसका हृदय बदल गया था और उसने वैदिक धर्म को छोड़ करके जैन धर्म को ग्रहण कर लिया था, बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था।
और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए थे, जिसमें 14 मुख्य बड़े बड़े शिलालेख हमको दिखाई देते हैं, मिलते हैं। अशोक के धर्म की बात हम जब करेंगे तो उसमें यह बताएंगे कि अशोक ने अहिंसा को मानते हुए, सत्य को मानते हुए धर्म को, उसकी गुणों को लोगों तक पहुंचाया। उसके धर्म की जो मुख्य विशेषता यही थी कि हिंसा पूर्णतः वर्जित है। पशु पक्षियों की हत्याएं जो होती थी वो बिल्कुल रोक दी गई। पशु पक्षियों जुड़े हुए अस्पताल इत्यादि खोले गए। मार्ग में चलने वाले व्यापारियों, मुसाफिरों के लिए उचित व्यवस्था क्या हो सकती है, पानी इत्यादि की या खान पान की, वो व्यवस्थाएं की गई। गुरुओं, सन्यासियों, माता पिता के प्रति हर प्रकार से सम्मान प्रकट करना, ये भी बातें शामिल की गई। दूसरी बात थी कि धर्म के आधार पे कभी भी किसी को ऊंचा नीचा नहीं दिखाना, चाहे जो भी धर्म का हो, सबके प्रति समान आदर रखना या एक दूसरे धर्म का उस तरह से सम्मान करना, सभी को बराबर समझना, ये सारी बातें। अशोक के धर्म में यह भी बात शामिल थी कि किसी भी प्रकार से ऐसा बिल्कुल ना हो कि जबरन राजा के अधिकारी लोगों पर अत्याचार करें या कर अधिक से बहुत अधिक मात्रा में वसूला जाए, ये सब बातें ना हो। इसको भी धर्म के साथ जोड़ करके अधिकारियों की धर्म यात्रा करवाई जाती थी, बार बार 5 साल में 1 साल में देखने के लिए भेजा जाता था। तो ये इस प्रकार से धर्म को हम अशोक के धर्म को समझ सकते हैं। अशोक का धर्म सत्य अहिंसा पे टिका हुआ था, समान आदर पे टिका हुआ था, बुजुर्गों का सम्मान, माता पिता का सम्मान, गुरुओं का सम्मान, सन्यासियों का सम्मान के भाव से टिका हुआ था। इस प्रकार से हम इसके धर्म की व्याख्या कर सकते हैं। तो लगभग 5-10 लाइन में लिख देंगे तो 3 नंबर 4 नंबर के प्रश्न, 2-3 नंबर के प्रश्नों में प्रश्न यदि पूछे जाएंगे तो आसानी से ये उत्तर हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने एक जो राजा हमें और के विषय में, एक राजा के विषय में और हमें पढ़ना है, वो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त कौन था और उसकी क्या उपलब्धियां हैं, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर परीक्षाओं में, तो उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में कर लेंगे। आज जो हम लोगों ने जिन प्रश्नों को क्लियर किया, पहला प्रश्न यही था कि मौर्य इतिहास को जानने के क्या क्या साधन है। दूसरा प्रश्न यह था कि मौर्य प्रशासन क्या है, उसके बारे में बताइए। तीसरा प्रश्न यह था कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था और उसकी उपलब्धियों को बताइए। चौथा प्रश्न यह था कि राजधर्म क्या है, उसकी विशेषता बतलाइए। पांचवा प्रश्न यह था कि पांचवा प्रश्न इस तरह से था कि अशोक कौन था, अशोक कौन था, अशोक के धर्म के बारे में बताइए। तो ये 5 प्रश्न हम लोगों ने आज क्लियर किया। अगले वीडियो में हम समुद्रगुप्त के विषय में भी थोड़ा पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, जो उसके प्रश्न, उससे जुड़े हुए प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसको समझेंगे कैसे लिखना है। और राजा जो इस समय का 6वीं शताब्दी का जो राजा था वो किस प्रकार से था, इसको हम समझ लिए हैं। अब हम किसान के जीवन को पढ़ेंगे, किसान और नगर। किसान में भी हम देखेंगे कि गांव में रहने वाला किसान किस प्रकार से किन उद्योगों में शामिल था या उसके जीवन में क्या क्या बदलाव आ रहा था, इस बातों को हम समझेंगे। और कोई भी समस्या होती है तो कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भी कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो। तो ये हमेशा ध्यान रखो कि इतिहास तभी अच्छे से समझ पाओगे जब बार बार उसको रिवीजन करोगे, पढ़ोगे और वीडियो को तब गंभीरता से देखोगे तो आसानी से उत्तर लिख पाएंगे हम। कोशिश ये करना है कि चैप्टर को बार बार पढ़ना है और पढ़ करके उसको अपने शब्दों में, जो मैंने 5 प्रश्न अभी बताए कैसे लिखना है, उसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करना है और मुझे उसे भेजना है, देखना है, दिखाना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।